Assalamu alaikum students, I am your teacher Dr. Sabah Sanna and welcome to all of you in practical class of fundamentals of microbiology। जी बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। तो प्रीवियस क्लास में से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई है, कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। मेरी अभी पिछली क्लास ख़त्म हुई है तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया तो वो थोड़ा लंबा चला गया, इसलिए मैं 1-2 मिनट लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे दूँगी एंड पे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में से, कोई बात समझ ना आई हो गो थ्रू करते हुए, तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो अगेन मैं जो चैट बॉक्स है उसको यूज़ करूँगी बोर्ड के तौर पे, और आप अपने लेक्चर्स अगर चाहें तो खोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में चैट बॉक्स भी खोल लीजिएगा क्योंकि वहाँ मैं टाइप करके लिखूँगी। तो आज हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, 16 प्रैक्टिकल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट। फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट, ये आज हमने डिस्कस करना है। छोटा सा टेस्ट है। तो बेसिकली ये जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग पढ़ी थी, एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग, तो उसी के अंडर फॉल करता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हम लिविंग होस्ट के ऊपर यूज़ करते हैं। लिविंग होस्ट के ऊपर जब एंटी माइक्रोबियल यूज़ करते हैं तो वो अगर बैक्टीरिया है तो उनको हमने एंटीबायोटिक्स कहा था। ये मोस्टली जो इन्फेक्शंस होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल जो थे, ये वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि लिविंग होस्ट में यूज़ करते हैं। और इनका पर्पज़ क्या होता है कि डिजीज़ की ट्रीटमेंट इनका पर्पज़ होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये हैं एंटी माइक्रोबियल्स हैं। और कुछ एंटी माइक्रोबियल्स ऐसे हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे फूड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। कुछ एंटी माइक्रोबियल्स ऐसे भी हैं जिनको हम, जो इनर्ट सरफेसेस होती हैं, इनर्ट जो सरफेसेस होती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट सरफेसेस की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जो कि हम इनर्ट सरफेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइदर कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, या तो रिमूव करेंगे या फिर उनकी किलिंग कास्ट करते हैं, ठीक है। यही स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन है ना, या दूसरे लफ्जों में स्टरलाइज करते हैं। तो उनको हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। आजकल ये दो चीज़ें बड़ी चल रही हैं, डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर्स के रेफरेंस से। ये दो चीज़ें तो आजकल बड़ी ही कॉमन है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स जब आप इनर्ट सरफेस के ऊपर से, जब आप इनर्ट सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या रिमूव करते हैं, उसके लिए आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, फिजिकल या केमिकल, वो डिसइंफेक्शन है, ठीक है, वो डिसइंफेक्शन है। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है, हम इसमें केमिकल डिसइंफेक्शन को स्टडी करेंगे। और वो जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो फिनोल है। और सैनिटाइजेशन क्या है? सैनिटाइजेशन में आप किसी भी जगह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर कंप्लीटली कम तो नहीं करते, अलबत्ता उसको रिड्यूस करते हैं। तो किसी भी जगह से जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बर्डन को लेस किया जाए तो बेसिकली सैनिटाइजेशन होती है, ठीक हो गया। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? जब आप इनर्ट सरफेस के ऊपर से, इनर्ट सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं या किल करते हैं, वो डिसइंफेक्शन है। और इसके लिए केमिकल मेथड्स भी हैं और फिजिकल मेथड्स भी हैं। केमिकल मेथड की बात करें तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जिसमें एक तो हम आज पढ़ेंगे फिनोल और फिनोलिक्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनमें से एक फिनोल एंड फिनोलिक्स का ग्रुप्स हैं। ये आपकी थ्योरी की क्लास में आपने डिटेल से ये डिस्कस करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल में हम उनको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और थ्योरी में उनकी आपने डिटेल पढ़नी होती है। मेरा ख्याल है ये जो एंटी माइक्रोबियल्स वाला डिसइंफेक्टेंट वाला है ये आपके थ्योरी में है। तो फिनोल एंड फिनोलिक्स, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ये भी डिसइंफेक्टेंट्स है केमिकल, जिसमें इथाइल अल्कोहल या आइसोमाइल अल्कोहल, आजकल जो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें उसमें इथाइल अल्कोहल 60 से 80% तक इसकी कंसनट्रेशन जो रिकमेंडेड होती है वो है। या फिर ऐसे अल्कोहल्स भी हैं जिनमें मिथाइल अल्कोहल यूज़ होता है, लेकिन वो थोड़े से टॉक्सिक भी हैं, इसलिए उनसे कहते हैं कि उनको ज़रा आप अवॉइड करें।
क्योंकि वो उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा है। आइसोअमाइल अल्कोहल, तो ये सारे अल्कोहल के ग्रुप में आइसोअमाइल अल्कोहल, ये सारे जो हैं अल्कोहल, ये सारे जो हैं वो अल्कोहल से ग्रुप में फॉल करते हैं। फिनॉल जो है वो फिनोलिक से ग्रुप में फॉल करता है। इवन के फिनॉल बेसिकली कार्बोलिक एसिड जो सोप्स होते हैं वो भी फिनोलिक से ग्रुप में ही फॉल करते हैं। तो इसके अलावा जो हैं एल्डिहाइड्स होते हैं, एक ग्रुप जो है डिसइंफेक्टेंट्स का वो एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स, इसमें आपका ग्लूटरल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड ठीक हो गया, ये आता है ग्लूटरल डिहाइड, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड के ग्रुप में से है। अभी तक नहीं किया, ठीक है मृषा, शायद आपके कंटेंट्स क्योंकि 4 कैरेक्टर आउट से 3 है तो चेंज हो थोड़े से, तो थ्योरी के मैंने वो गो थ्रू नहीं किया और बता प्रैक्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हम जब अपने माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, माइक्रो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी ये कोर्स है पहले सेमेस्टर में, इसका भी प्रैक्टिकल मैंने ही करवाया था लास्ट ईयर भी और इससे लास्ट ईयर भी। तो ये जो प्रैक्टिकल के थ्योरी के कंटेंट्स हैं तब मैंने देखा था कि उसमें ये शामिल है। तो मे भी आपके लिए जो कोर्स डेवलप किया उसमें ये ना हो, ठीक है, उसमें ये थोड़ी चीज़ें, क्योंकि आपका 3 क्रेडिट आवर्स का है और उनका जो है वो 4 क्रेडिट आवर्स का था, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और इनका आप कुछ रूटीन में भी इस्तेमाल देखते हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड्स। क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड्स, उनको अगर आपने देखा हो तो बोर्ड में लिखा होता है क्वार्ट्स, तो ये भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है। आप जब भी कमर्शियल कोई डिसइंफेक्टेंट की बॉटल खरीदते हैं तो उसकी कंपोजिशन को पढ़ा करें, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट जो है इसमें ये चीज़ें हैं, बाज़ दफ़ा एक ही होते हैं, बाज़ दफ़ा मल्टीपल चीज़ें मिक्स की जाती हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड और एल्डिहाइड मिक्स किए होते हैं। तो मिक्सचर भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। उनके ऊपर ये भी लिखा होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट आपने कितने टाइम के लिए सरफेस के ऊपर डालना है तो ये काम करेगा, और इसकी एफिकेसी कितनी है, कितने % माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जैसे हम जो देखते हैं आजकल डिटोल, डिटोल भी ये एक डिसइंफेक्टेंट ही है, ये भी आई थिंक उस कौन से ग्रुप में, शायद फिनोलिक से ग्रुप में ही फॉल करता है या अल्कोहल के ग्रुप में, ये भी एक इसी ग्रुप में है डिटोल। इसकी जब आप कमर्शियल देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये 99.99% जो है वो रिडक्शन कर देता है और आपका बच्चा जो है वो सेफ रहेगा। तो इसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, इसमें ये जो 4-5 ग्रुप्स मैंने बताए इनमें से कौन सा ग्रुप शामिल है, कितनी % में आपने यूज़ करना है। जिस तरह डिटोल को आप बिल्कुल प्योर यूज़ नहीं करते, उसको पानी के अंदर मिक्स करके यानी कि उसका 10% बना के डालते हैं, इस तरह हाइपोक्लोराइड्स होते हैं, हाइपोक्लोराइड्स होते हैं। हाइपोक्लोराइड की मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी तो आप कहेंगे ये हम डेली यूज़ करते हैं। हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, हाइपोक्लोराइड यानी दूसरे लफ्जों में ब्लीच सोल्यूशन, तो जो ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है इजीली मिल जाते हैं आपको, आप उसको अपने लैब कोट को ज़्यादा निखारने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। तो इसका भी 10% सोल्यूशन जो है वो रिकमेंडेड होता है, ये आपने 1 और 10 की रेशो से मिक्स करके यूज़ करना होता है। तो रिकमेंडेड कंसनट्रेशन होती है, इंटरेक्शन टाइम होता है, ये किस लिए होता है, ताकि इफेक्टिवली आपका जो डिसइंफेक्टेंट है वो उस सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनर्ट सरफेस, फ्रॉम इनर्ट सरफेस के लिए जो आप डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी जो खास % होती है, जो इंटरेक्शन टाइम होता है, बेसिकली ये उस डिसइंफेक्टेंट की एफिकेसी होती है। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी डिसइंफेक्टेंट्स की हेल्प से रिमूव करते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन रिकमेंडेड होती है, जो इंटरेक्शन टाइम रिकमेंडेड होते हैं, वो उसकी एफिकेसी के लिए ज़रूरी होता है। एफिकेसी क्या है, एफिकेसी ये है कि वो डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में कितना इफेक्टिव है, और उसकी इफेक्टिवनेस के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि उसको हेल्प आउट करती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन, डिसइंफेक्टेंट का इंटरेक्शन टाइम,
तो हर डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन और इंटरेक्शन टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने ब्लीच सोल्यूशन और डिटॉल का बताया कि 10% जो है एक बाल्टी में एक जो आप उसका डालते हैं वो उसकी परसेंटेज होती है बेसिकली। तो परसेंटेज और इंटरेक्शन टाइम डिसइंफेक्टेंट की एफिकेसी के लिए ज़रूरी है। एफिकेसी क्या है कि डिसइंफेक्टेंट कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिवली किसी इनर्ट सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। इफेक्टिवनेस जो होती है डिसइंफेक्टेंट की वो उसकी एफिकेसी है। और इफेक्टिव कब होगा, जब हम जो रिकमेंडेड कंडीशंस हैं वो उसको देंगे। अब ये एफिकेसी एवेल्युएट भी की जा सकती है। ये जो डिसइंफेक्टेंट की एफिकेसी है कि कोई डिसइंफेक्टेंट कितना कितना इफेक्टिव है, ये हम एवेल्युएट कर सकते हैं। हर डिसइंफेक्टेंट की एफिकेसी को हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डिस्क डिफ्यूजन जो हमने मेथड पढ़ा है उससे भी हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम डिसइंफेक्टेंट्स की एफिकेसी को चेक करते हैं। हॉस्पिटल्स की लैब्स के अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल में जो डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे होती हैं सरफेसेस को स्टरलाइज करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल होती हैं, इनकी एफिकेसी वो चेक करते रहते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आए ये डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार भी रहा है या ऐसे ही है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और उन्हीं मेथड्स में से एक जो मेथड है वो फिनोल कोएफिशिएंट मेथड है। फिनोल कोएफिशिएंट जो टेस्ट है वो बेसिकली हम डिसइंफेक्टेंट्स की एफिकेसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एफिकेसी हम चेक करते हैं, एक तो ये है कि उसको हम अलोन चेक कर लें। जैसे मैं अभी आप में से किसी बच्चे से कहूँ, आप में से किसी बच्चे को अभी मैं ऑनलाइन करके कहूँ जैनब अली को ही कह दूँ कि अपना माइक ऑन करो मुझे बताओ, बस इसी से सवाल पूछूं, इसकी एफिकेसी चेक कर लूँ, मैं देखूं कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसने इसको पिक भी किया है या नहीं। ये हो गया। दूसरा जो है कि मैं सारी ही क्लास को एक एक सवाल पूछना शुरू कर दूँ, कंपैरिजन में ले लूँ, कंपैरेटिव एफिकेसी चेक कर लूँ। या फिर ये है कि मैंने तहरीम फातिमा से पूछा है क्वेश्चन और उसने मुझे बिल्कुल ठीक बता दिया हो, अब मैं बाकी बच्चों से पूछूं कि आया वो तहरीम फातिमा जैसा अच्छा आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो जब हम कंपैरिजन में भी किसी चीज़ को चेक करते हैं तो हम किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हम किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना लेते हैं जब हम कंपैरिजन में चेक करते हैं। तो ये जो फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट है इसमें हम बाकी तमाम डिसइंफेक्टेंट्स चाहे वो ग्लूटाल्डिहाइड ग्रुप में से, एल्डिहाइड ग्रुप में से हों, अल्कोहल में से हों, या फिर वो हाइपोक्लोराइट हों, या वो ब्लीच सॉल्यूशंस हों, या क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हों, उनको हम फिनोल के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं। फिनोल को हमने इस टेस्ट में स्टैंडर्ड बना लिया। हम फिनोल का एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल देखेंगे और बाकी तमाम डिसइंफेक्टेंट्स का एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल देखेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे फिनोल के साथ कि ये फिनोल जितना ही इफेक्टिव है, फिनोल से कम इफेक्टिव है या फिनोल से ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि हम बाकी डिसइंफेक्टेंट्स को फिनोल के साथ कंपेयर करके CO कंपैरिजन में चेक कर रहे हैं, इस वजह से हम इस टेस्ट को नाम देते हैं फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट। कि हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी को फिनोल के साथ कंपैरिजन में, इसलिए कोएफिशिएंट है, को इसलिए कि कंपैरिजन में तमाम डिसइंफेक्टेंट्स को फिनोल के साथ कंपैरिजन में उनकी एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं। इसी वजह से इस टेस्ट को नाम दिया गया है फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट। अब फिनोल को ही क्यों स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसलिए कि फिनोल जो है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। फिनोल जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखने वाला डिसइंफेक्टेंट है। ये फिनोल जो है बैक्टीरिया को, फंजाई को, स्पोर्स को, इवन के आपके जो सेल्स हैं उनकी भी प्रोटीन को डीनेचर करके तमाम सेल्स की डेथ काज कर देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड बना लिया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसको स्टैंडर्ड बना लिया। और बाकियों को इसकी स्ट्रेंथ के साथ हम इसकी एफिशिएंसी के साथ कंपेयर करेंगे कि आया वो फिनोल के स्टैंडर्ड के हैं या इससे भी 2 हाथ आगे हैं या इससे पीछे हैं। तो इसलिए फिनोल चूँकि स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और बाकी तमाम डिसइंफेक्टेंट्स को इसकी एफिशिएंसी को इसके कंपैरिजन में चेक करते हैं। इस वजह से इस टेस्ट को फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट कहते हैं और ये डिसइंफेक्टेंट्स की एफिकेसी को चेक करने का एक टेस्ट है। बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है। ठीक हो गया। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है? ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए
हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट चूज करते हैं, फिनोल चूज करते हैं और टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक जो चीज चाहिए वो हमें रेफरेंस बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया को लेते हैं इसमें, रेफरेंस बैक्टीरिया। अब जो रेफरेंस बैक्टीरिया यूज होते हैं वो तीन हैं, एक तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इस टेस्ट में, ठीक है, इस टेस्ट में एक तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुडोमोनास एरोजिनोजा जो ग्रीन पिगमेंट भी प्रोड्यूस करता है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। और जो तीसरा है वो है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफाइड का जो एजेंट है टाइफीम्यूरियम। ये तीन रेफरेंस बैक्टीरिया, इनमें से आप कोई एक चूज कर लेते हैं। तीनों के तीनों पैथोजेनिक है, स्ट्रॉन्ग हाईली पैथोजेनिक है, इसलिए ये पैथोजेनिक है, इनमें से आपने कोई एक चूज कर लेना है। ज्यादातर जो प्रोसीजर्स हैं इसके उनमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है उसी को चूज किया गया है। तो जब आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना हो, आपके पास साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ब्रॉथ कल्चर, ब्रॉथ कल्चर इस फेस में मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस में होना चाहिए, यानी कि लॉग फेस में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी भी एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग हम करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉग फेस में होने चाहिए, जैसा कि हमने एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग में भी पढ़ा था। तो इसमें भी हमारे पास साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो ब्रॉथ कल्चर है वो लॉग फेस में होना चाहिए। मतलब आज अगर हमने ये टेस्ट लगाना है तो कल हमने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को ब्रॉथ में इनोकुलेट करके इंक्यूबेटर में रखा होना चाहिए था, ताकि आज हम 24 आवर्स के बाद आते तो उस ब्रॉथ में टर्बिडिटी होती और वो साल्मोनेला का ब्रॉथ फेस जो है वो ब्रॉथ कल्चर जो है वो प्रिपेयर होता है। और डेफिनेटली वो 24 आवर्स का है तो वो लॉग फेस में होगा। तो ये लॉग फेस में आपके पास ब्रॉथ कल्चर होना चाहिए, प्लस आपके पास फिनोल, दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास फिनोल सोल्यूशन होना चाहिए। और फिनोल सोल्यूशन को बड़ी एहतियात के साथ आपने डील करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है। ये अगर हाथ के ऊपर गिर जाए तो प्रोटीन को डीनेचर करना है इसने, ये तो बैक्टीरिया को मार देता है, फंगस को मार देता है, स्पोर्स को मार देता है, तो डेफिनेटली ये आपके सेल्स को भी मारेंगे। तो ये हाथ पे गिर जाए तो बड़ी जल्दी आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं और आप भागते फिरते हैं, चीखे मारते फिरते हैं पूरे डिपार्टमेंट में, इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली, अगर पॉसिबल हो तो रबर के जो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स पहन के इसको डील करते हैं, ठीक हो गया। इसके स्प्लैशेस को अवॉइड करना होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, इसी वजह से इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये फिनोल सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि फिनोल डिसइंफेक्टेंट। तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है, जिसको आपने चूज किया है एवेलुएट करने के लिए, ठीक है। उसको आपने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का नाम देते हैं, वो कोई भी हो सकता है। फर्ज कर लेते हैं कि अभी हमने इथाइल अल्कोहल को चूज किया है, या फिर हमने डिटोल को चूज किया, हमारा जो टेस्ट इन्फेक्टेंट है वो डिसइंफेक्टेंट है वो डिटोल है। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपल्सरी। उसके बाद ज़ाहिर है हमें ब्रॉथ कल्चर चाहिए और डाइल्यूएंट चाहिए, डाइल्यूएंट डाइल्यूएंट चाहिए। और डाइल्यूएंट भी हमारे पास न्यूट्रिएंट, स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होगा, स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ये इसकी आपके पास 10 टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए, हर ट्यूब के अंदर 10-10 ml, हर ट्यूब के अंदर सॉरी 10 ml नहीं, सिर्फ आपके पास स्टीराइल टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए और न्यूट्रॉन ब्रॉथ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वाली भी टेस्ट ट्यूब्स आपके पास काफ़ी सारी होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये क्यों चाहिए ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, फिनोल सोल्यूशन और रेफरेंस बैक्टीरिया लॉग फेस में, ये आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी ज़रूरत की चीज़ें जिसमें स्टीराइल माइक्रोपाइपेट्स वगैरह, टिप्स वगैरह जो हैं वो आपको चाहिए होती हैं, या अगर वो नहीं है तो आप स्टीराइल स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये टेस्ट करना कैसे हैं, प्रोसीजर कैसे हैं, जब आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर पूरी हो जाए तो आपने ये टेस्ट कैसे करना है। तो पहले नंबर पे आपने डाइल्यूशन बनानी है, डाइल्यूशन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की भी और फिनोल की भी आपने डाइल्यूशन बनानी है। ये जो डाइल्यूशन आपने बनानी है ये सीरियल डाइल्यूशन हरगिज नहीं है, ये डाइल्यूशन जो है एक ख़ास रेशो से बनानी है। जैसे
फिनॉल की डाइल्यूशन अगर आप बनाएं, डाइल्यूशन बनाने के लिए आपने जो डाइल्यूएंट इस्तेमाल करना है वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ही यूज करना है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर आपने फिनॉल की भी डाइल्यूशन बनानी है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर आपने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की भी डाइल्यूशन बनानी है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर ही आपने दोनों डिसइंफेक्टेंट्स की डाइल्यूशन बनानी है। दोनों की आपने 5-5 डाइल्यूशन बनानी है, 5 डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल। इसी तरह से 5 डिफरेंट डाइल्यूशन बनानी है आपने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की। डाइल्यूशन की रेशो क्या होनी चाहिए? फिनॉल के केस में आपने जो डाइल्यूशन बनानी है उसकी रेशो होनी चाहिए 1:50। ये पहली डाइल्यूशन होगी, ये आपने एक फ्लास्क के अंदर, एक बॉटल के अंदर या फिर एक ट्यूब के अंदर आपने बना लेनी है। 1:50 का मतलब है कि आपने 49 ml जो है वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डालना है और 1 ml उसमें फिनॉल डाल देना है, ठीक है। और उस फ्लास्क को आपने लेबल कर लेना है, लेबल कर लेना है कि ये फिनॉल की डाइल्यूशन है और किस रेशो से, 1:50 की रेशो से। इस तरह दूसरी फ्लास्क में आपने लेबल कर लेना है 1:60 और इसको आपने लिख देना है कि दूसरी फ्लास्क जो है वो फिनॉल की है, 160 इसकी डाइल्यूशन है। 160 का मतलब है कि 59 ml आपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डालना है और उसमें 1 ml जो है वो फिनॉल डाल देना है, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ फिनॉल एंड 659 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूएंट, और डाइल्यूएंट आपका क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। इस तरह से आपने तीसरी फ्लास्क के अंदर फिनॉल की तीसरी डाइल्यूशन बना लेनी है और उसकी रेशियो 170। अब 170 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 1 पार्ट या 1 ml जो है वो फिनॉल का होगा और 69 पार्ट्स या 69 ml जो है वो आपके डाइल्यूएंट यानी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के हो गए। इस तरह आपने जो चौथी डाइल्यूशन बनानी है वो 1:80 से बनानी है फिनॉल की ही, और फिनॉल की जो आपने पांचवी डाइल्यूशन बनानी है 1:90 से। ये आपकी डाइल्यूशन बन गई, ये सीरियल डाइल्यूशन नहीं है। आपने 5 डिफरेंट रेशियो की डाइल्यूशन बनाई है फिनॉल की न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर। इसी तरह आपने 5 डिफरेंट डाइल्यूशन बनानी है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की। टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की आपने 5 डिफरेंट डाइल्यूशन बनानी है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की। इसी तरह से 5 डिफरेंट फ्लास्क के अंदर 5 डिफरेंट रेशियोज के साथ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को डाइल्यूएंट के तौर पे यूज करते हुए ही डाइल्यूशन बनानी है, और जो रेशो आपने रखनी है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है 1:150 पहले जो आपने डाइल्यूशन बनानी है, यानी कि 149 ml आपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के और 1 ml आपका टेस्ट डिसइंफेक्टेंट यानी डिटॉल का, यानी कि 1 पार्ट, वॉल्यूम जितना भी मर्जी रखें, 1 पार्ट आपने डिटॉल का डालना है और 149 पार्ट जो है वो आपने डालने हैं अपने डाइल्यूएंट के। इसी तरह से जो दूसरी डाइल्यूशन आपने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट यानी डिटॉल की बनानी है 1:175 है, जो तीसरी बनानी है 1:200 है, और जो चौथी बनानी है 1:222 है, और जो आपने फिफ्थ डाइल्यूशन बनानी है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो हम डिटॉल को लेके कर रहे हैं वो है 1:250, यानी कि 1 ml आप डिटॉल का और उसमें 249 ml आप टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की, या वॉल्यूम जितना भी हो 1 पार्ट डिटॉल का और उसमें 249 पार्ट जो हैं वो आपके डाइल्यूएंट के होने चाहिए। ये आपने डाइल्यूशन बना लेनी है दोनों के, ठीक हो गया। जब डाइल्यूशन बन जाए तो आपने 10 फ्लास्क के अंदर 10 हर फ्लास्क के अंदर, या अगर आपने टेस्ट ट्यूब में ये डाइल्यूशन ट्रांसफर कर रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो 10 की 10 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने 10 की 10 डाइल्यूशन के अंदर अपना जो रेफरेंस बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम उसका आपने 1 ml जो है इनोकुलेट कर देना है। तमाम डाइल्यूशन के अंदर आपने इक्वल वॉल्यूम में, अभी मैंने चूज किया 1 ml, आपने तमाम फ्लास्क के अंदर तमाम डाइल्यूशन के अंदर 1 ml अपना रेफरेंस बैक्टीरिया जो है वो ऐड कर देना है। रेफरेंस बैक्टीरिया यानी कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ब्रॉथ कल्चर हर फ्लास्क के अंदर डालना है 1 ml, हर फ्लास्क के अंदर 1 ml। फिनॉल की पांचों के अंदर आपने 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml और 1 ml डाल देना। इस तरह जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसकी पहली डाइल्यूशन में भी आपने 1 ml डालना है, दूसरी डाइल्यूशन में भी डालना है, तीसरी में भी डालना है, चौथी में भी, पांचवी में भी। वो डालने के बाद आपने वेट करना है। आपने इन तमाम की तमाम डाइल्यूशंस को, जिसमें अब आपका बैक्टीरिया मिक्स हो चुका है, आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर इंक्यूबेट कर देना है, इंक्यूबेशन दे देनी है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक हो गया।
रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने इंक्यूबेट कर दिया। अब डिसइंफेक्टेंट की डिफरेंट डाइल्यूशंस हैं, उसमें आपका बैक्टीरिया मिक्स हो चुका है। अब डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर अपना काम करना शुरू करेगा। अब काम कितने मिनट में करता है, कंसंट्रेशन तो हमने चेंज कर दी डाइल्यूशन बना के। अब दूसरी चीज इंटरेक्शन टाइम है, इंटरेक्शन टाइम। तो इंटरेक्शन टाइम हमने देना है डिफरेंट। हमने 3 इंटरेक्शन टाइम चूज करने हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये इंटरेक्शन टाइम चूज किए हैं। करना क्या है, कैसे इंटरेक्शन टाइम को हमने मैनेज करना है। जब आपने अपना बैक्टीरिया तमाम डाइल्यूशन में डाल दिया, उसके बाद आपने अपनी घड़ी को देखना है, ठीक है। स्टार्ट टाइम, जब आपने बैक्टीरिया डाल दिया उसके बाद आपने टाइम नोट करना शुरू कर देना है। जब आपको बैक्टीरिया डाले हुए 5 मिनट हो जाएं, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और डिसइंफेक्टेंट को आपस में इंटरेक्ट किए हुए 5 मिनट्स गुजर चुके हैं। आपने 5 मिनट के बाद हर डाइल्यूशन में से 0.2 ml या दूसरे लफ्जों में 200 माइक्रोलीटर, एक ही बात है ना, माइक्रोपाइपेट की हेल्प से लेना है और इसको स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना। हर डाइल्यूशन में से आपने 0.2 ml 5 मिनट के बाद, हर डाइल्यूशन जिसमें आपने अपना कल्चर मिक्स किया था 5 मिनट्स के बाद टेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स एज वेल एज फिनोल की हर डाइल्यूशन में से आपने 200 माइक्रोलीटर नई ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर करना है, जिसमें क्या है, सिर्फ स्टीराइल ब्रॉथ है। जैसे आप फिनोल की पहली डाइल्यूशन 1:50 उस ट्यूब में से 200 माइक्रोलीटर लेंगे और एक नई न्यूट्रन ब्रॉथ की ट्यूब, न्यूट्रन ब्रॉथ की ट्यूब जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml न्यूट्रन ब्रॉथ डला हुआ हो, उसके अंदर आपने वो 200 माइक्रोलीटर ट्रांसफर कर देना है। और उस ट्यूब को आपने लेबल किया होगा कि ये 5 मिनट इंटरेक्शन टाइम की ट्यूब है और फिनोल की डाइल्यूशन है और डाइल्यूशन की रेशो 150 है। 3 चीजें आपने स्टीराइल टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर लिखनी है जिसमें स्टीराइल न्यूट्रन ब्रॉथ है 10-10 ml। तो उनको आपने लेबल करना है। पहली टेस्ट ट्यूब 5 मिनट के बाद आपने फिनोल की पहली डाइल्यूशन में से 200 माइक्रोलीटर लेके न्यूट्रन ब्रॉथ के अंदर डाला और उसके ऊपर आपने लेबल कर दिया। इसी तरह दूसरी डाइल्यूशन में से आपने 200 माइक्रोलीटर लेके नए स्टीराइल न्यूट्रन ब्रॉथ की ट्यूब के अंदर डाल देना और उसको लेबल कर देना है। इसी तरह तीसरी, चौथी और पांचवी डाइल्यूशन में से आपने 200 माइक्रोलीटर वॉल्यूम लेना है और उसको स्टीराइल न्यूट्रन ब्रॉथ के अंदर नई ट्यूब के अंदर आपने ट्रांसफर कर देना है और उन नई ट्यूब्स को आपने लेबल कर देना है। आपने जो 5 ट्यूब्स इनोकुलेट की हैं मिक्सचर में से लेके 5 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम के बाद की हैं, उन 5 ट्यूब्स के ऊपर आपने 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट लिख देना है। 5 ट्यूब्स के ऊपर आपने लिखना है कि फिनोल है, लेकिन डाइल्यूशन डिफरेंट है। एक फिनोल की डाइल्यूशन 150 है, 170 60 है, 70 है, 80 और 90। तो आपने डाइल्यूशन फैक्टर भी लिख देना है और ये जो आप ट्यूब्स हैं आपने इनको इंक्यूबेट कर देना है, ठीक हो गया। और यही काम आपने डिसइंफेक्टेंट्स के ऊपर भी करना है कि 5 मिनट के बाद हर डिसइंफेक्टेंट की ट्यूब जिसमें आपने बैक्टीरिया मिक्स किया हुआ है, 5 मिनट के बाद आपने हर ट्यूब में से 0.2 ml वॉल्यूम जो है वो न्यू स्टीराइल मीडियम के अंदर न्यूट्रन ब्रॉथ के अंदर इनोकुलेट करना है और उन ट्यूब्स को भी प्रॉपरली लेबल करके आपने इंक्यूबेट करना है। इसी तरह 10 मिनट्स के बाद, यानी अब 5 मिनट तो गुजर चुके थे, 5 मजीद मिनट के बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हो गए आपको बैक्टीरिया डाले हुए, तब आपने फिर यही काम करना है जो 5 मिनट्स पे किया है। हर डाइल्यूशन वाली ट्यूब में से टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की भी और फिनोल की भी, हर डाइल्यूशन वाली ट्यूब में से आपने 200 माइक्रोलीटर नई ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर करना है और उनके ऊपर आपने लेबल कर देना है कि ये 10 मिनट्स वाली ट्यूब्स हैं, जो फिनोल की हैं या डिसइंफेक्टेंट की है और ये डाइल्यूशन फैक्टर है, उनको भी आपने इंक्यूबेट कर देना है। इसी तरह जब मजीद 5 मिनट गुजर जाएं तो टोटल बैक्टीरिया डाले हुए आपको टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट इंटरेक्शन टाइम के बाद भी आपने यही काम करना है कि हर डाइल्यूशन में से, चाहे वो फिनोल की है चाहे वो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की है, 200 माइक्रोलीटर आपने स्टीराइल न्यूट्रन ब्रॉथ में इनोकुलेट करना है और उनको आपने इंक्यूबेट कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने फिनोल की और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की हर डाइल्यूशन को बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करवाने के बाद, 5 मिनट इंटरेक्ट करवाने के बाद
10 मिनट इंटरेक्ट करवाने के बाद और 15 मिनट इंटरेक्ट करवाने के बाद न्यू मीडियम में ट्रांसफ़र किया है, और उस न्यू मीडियम की ट्यूब्स को आपने उन न्यू मीडियम्स की ट्यूब को आपने इंक्यूबेट कर दिया। ठीक हो गया। इंक्यूबेशन के बाद आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है। इंक्यूबेशन के बाद आपने ऑब्जर्वेशंस कैसे रिकॉर्ड करनी है और किस तरह ये रिजल्ट्स देने हैं कि फिनोल बेहतर है या डिटोल बेहतर है। ठीक है, दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने क्या करना है कि ट्यूब्स को 24 आवर्स के लिए जब इंक्यूबेट किया तो अगले दिन आके आपने तमाम की तमाम ट्यूब्स निकाल देनी है। अब आपके पास 15 ट्यूब्स वो होंगी जो फिनोल की हैं, 15 ट्यूब्स ऐसी होंगी जो कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट या डिटोल की हैं, और फिनोल की जो 15 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें से 5 टेस्ट ट्यूब्स वो हैं जो कि 5 मिनट इंटरेक्शन टाइम की हैं, 5 टेस्ट ट्यूब्स वो होंगी जो कि 10 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम की होंगी, और 5 टेस्ट ट्यूब्स वो होंगी जो कि 15 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम की होंगी। अब फिनोल की जो 5 मिनट्स वाली 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके ऊपर आपने डाइल्यूशन फैक्टर भी लेबल किया होगा। तो आपने तमाम इंटरेक्शन टाइम्स वाली ट्यूब इस तरह सेपरेट कर लेनी है कि फिनोल की 5 मिनट इंटरेक्शन वाली, फिनोल की 10 मिनट्स इंटरेक्शन वाली और फिनोल की 15 मिनट्स इंटरेक्शन वाली। इसी तरह टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की भी आपने सेपरेट कर लेनी है। फिर आपने देखना है कि किस ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी है, किस ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी है और किस ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी नहीं है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी तमाम ट्यूब्स जिनमें टर्बिडिटी हो वो ये शो करेंगी कि इनमें ग्रोथ हुई है, इनमें ग्रोथ हुई है। जिसमें टर्बिडिटी नज़र आ जाए उस ट्यूब के ऊपर आपने साइन लगा देना है मार्कर से प्लस का, वो इंडिकेट करेगा कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट है। और वो तमाम ट्यूब्स जो कि ट्रांसपेरेंट हो उनके ऊपर आपने नेगेटिव लिखना है और या साइन लगाना है उसको, और नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि वो तमाम की तमाम ट्यूब्स में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, अब उनमें ग्रोथ क्यों नहीं आई, उन ट्यूब्स के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं आई, चलें ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि हमने जो ट्यूब्स 5 मिनट वाली ली हैं, फिनोल की भी और डिसइंफेक्टेंट्स की भी, उन तमाम में टर्बिडिटी है, फर्ज कर लेते हैं। तो उन तमाम 5 मिनट इंटरेक्शन टाइम्स की जितनी भी ट्यूब्स थी, चाहे वो फिनोल की थी चाहे वो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की, हम फर्ज कर लेते हैं कि उनमें टर्बिडिटी थी, तो उन तमाम के ऊपर आपने प्लस का साइन लगा देना है। और इस तरह 10 मिनट्स में देखना है कि जिसमें टर्बिडिटी है उसमें प्लस का साइन और जिसमें टर्बिडिटी नहीं है उसमें माइनस का साइन। फर्ज कर लेते हैं कि फिनोल की जो पहली 2 डाइल्यूशंस थी यानी कि 150 और 160 उसमें ग्रोथ नहीं थी, तो उनके ऊपर आपने नेगेटिव लिख लेना है। और बाकी 70, 80 और 90 रेशो वाली जो ट्यूब थी उसमें टर्बिडिटी थी, उसको आपने प्लस लिख लेना है। इसी तरह से आपने डिटोल या टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की ट्यूब्स को देखना है। 10 मिनट वाली अब बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्ज कर लेते हैं कि उसकी जो पहली 2 डाइल्यूशंस हैं 150 और 175 उसमें भी ग्रोथ नहीं है, उसको भी नेगेटिव कर लेते हैं और बाकी तमाम जो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। इसी तरह 15 मिनट्स पे ये काम करना है, और 15 मिनट्स में अभी हम ये फर्ज कर लेते हैं कि किसी भी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट में भी और फिनोल में भी किसी भी ट्यूब के अंदर ग्रोथ नहीं है, तो आपने उन ट्यूब्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लिख देना है। फिर आपने ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक टेबल के अंदर फिल करनी है। वो टेबल क्या है, उसको किस तरह से ड्रा करना है, वो मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो उस टेबल को खोल सकते हैं, और अगर मैं उसको खोल के स्क्रीन शेयर कर सकूं तो मैं कोशिश करती हूँ। पहले मुझे उसको खोलने दें क्योंकि मैंने लेक्चर खोला नहीं हुआ, तो स्क्रीन शेयर करके उसमें आपको डिस्क्राइब करती हूँ। पीडीएफ में खोल लेती हूँ। तो ये जो एब्सेंट ऑफ ग्रोथ है, जब तक वो खुलता है मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो एब्सेंट ऑफ ग्रोथ है ये रिप्रेजेंट करता है कि बैक्टीरिया जो है वो पहले ही मर चुके थे, बैक्टीरिया जो है वो पहले ही मर चुके थे, इस वजह से
जब नए मीडियम के अंदर उनको डाला भी, उनको न्यूट्रिशन दी भी, तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। और प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इंडिकेट करेगा कि बैक्टीरिया जो है उस इंटरेक्शन टाइम के दौरान उस कंसंट्रेशन पे उनकी डेथ नहीं हुई थी, उस कंसंट्रेशन पे या उस इंटरेक्शन टाइम पे वो डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया को नहीं मार सका था। इसी वजह से जब हमने वो बैक्टीरिया नए मीडियम में ट्रांसफर किए तो वो तो जिंदा ही थे, तो वो नए मीडियम में जाके ग्रो करना शुरू हो गए, तो वहां पे उनकी ग्रोथ आई। लेकिन वो ट्यूब्स जिनमें ग्रोथ नहीं थी, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि उस डाइल्यूशन पे, उस इंटरेक्शन टाइम पे जो वो डिसइंफेक्टेंट था वो उस बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर चुका था। बैक्टीरिया पहले ही मर चुके थे, इसलिए जब हमने मरे हुए बैक्टीरिया अगली ट्यूब में ट्रांसफर किए तो वो तो मर चुके थे, तो इसलिए नए मीडिया में इनकी ग्रोथ नहीं आई। तो ग्रोथ ना आने का मतलब ये है कि डिसइंफेक्टेंट ने बैक्टीरिया को मार दिया था, और ग्रोथ आने का मतलब ये है कि डिसइंफेक्टेंट ने बैक्टीरिया को उस टाइम और उस डाइल्यूशन पे नहीं मारा था। ठीक हो गया। तो अब मैं प्रेजेंट करती हूँ जरा ये स्क्रीन, ताकि आपको वो टेबल और उसको कैसे करना ये दिखा सकें। जी, अभी आपको नजर आ रही है? कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम, अब स्टार्ट हो रही है। यस मैम। हो रही है। हो गई है, गुड। तो अभी आपको एक टेबल नजर आ रहे हैं। तो जब हम ये फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट करते हैं तो हम इस तरह से अपनी कॉपी पे ये टेबल बना लेते हैं, और फिर इस टेबल को हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक फिल करते हैं। इस टेबल को हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक फिल करते हैं। जिस तरह जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, वो ही मैंने इस टेबल में फिल कर दी है। अब मैंने क्या कहा था कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि फिनोल की भी पांचों डाइल्यूशंस और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो है उसकी भी पांचों डाइल्यूशंस 5 मिनट इंटरेक्शन टाइम पे इस काबिल नहीं थी कि वो बैक्टीरिया को मार सकें। कोई भी डाइल्यूशन, चाहे वो ज्यादा कंसंट्रेशन थी चाहे वो कम कंसंट्रेशन थी, ज्यादा डाइल्यूशन या कम डाइल्यूशन, कोई भी डाइल्यूशन, उसमें फिनोल की जो कंसंट्रेशन थी, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी, 5 मिनट में वो बैक्टीरिया को मारने के काबिल नहीं है। इसी वजह से तमाम की तमाम टेस्ट ट्यूब्स में ग्रोथ आई है, और इन तमाम की तमाम टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर हमने प्लस का साइन लिख दिया था, और इस टेबल में भी हम प्लस का साइन फिल कर देंगे। मतलब इस कंसंट्रेशन पे हम इन कंसंट्रेशन को हम 5 मिनट के लिए यूज करेंगे तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक हो गया, ये हमने फिल कर ली। फिर हमने 10 मिनट वाली देखी, और हमने ये फर्ज किया कि फिनोल की पहली जो 2 डाइल्यूशन थी, जिसमें फिनोल की डाइल्यूशन कम है तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो 10 मिनट में उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गई, इसलिए 10 मिनट में वो नहीं मार सकी, तो नहीं मार सकी तो ट्यूब में ग्रोथ आई। तो अब ग्रोथ को हमने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, और यही सिचुएशन हमने फर्ज कर ली टेस्ट डिसइंफेक्टेंट में। डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अभी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के मुताबिक चल रहे हैं। और जबकि तीसरी टेस्ट ट्यूब में जब हमने देखा 15 मिनट्स के बाद, तो उसमें जो भी सिचुएशन हो, मैंने ये फर्ज किया था कि तमाम में नेगेटिव, तो इस टेबल के मुताबिक जो मैंने पहले सिचुएशन दी हुई है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स जो थी, फर्स्ट 3 जो डाइल्यूशन थी वो मार रही हैं, बाकी 2 नहीं मार रही, उनमें प्लस हैं 15 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम के बाद। टेस्ट डिसइंफेक्टेंट में भी यही सिचुएशन दोबारा से अज्यूम कर चलें, ये हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इस टेबल के मुताबिक, जब इस टेबल को हम डाटा फिल कर लें, उसमें उसके बाद हमने इस टेबल में से ही इंफॉर्मेशन लेके एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं पीसी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं पीसी वैल्यू या फिनोल कोएफिशिएंट वैल्यू, पीसी फिनोल कोएफिशिएंट वैल्यू। वो हमने इस टेबल की इंफॉर्मेशन से ही निकालनी होती है, और टेबल की इंफॉर्मेशन निकाल के हमने इस फार्मूला में लगानी होती है। फार्मूला क्या है पीसी वैल्यू कैलकुलेट करने का? हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट विच किल्स बैक्टीरिया इन 10 मिनट्स बट नॉट इन 5 मिनट्स। हमें 10 मिनट्स में कंप्लीट किलिंग चाहिए, लेकिन 5 मिनट्स पे ग्रोथ चाहिए। उसको हमने डिवाइड करना है हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ फिनोल दैट किल्स बैक्टीरिया इन 10 मिनट्स बट नॉट इन 5 मिनट्स। मतलब कि दोनों डिसइंफेक्टेंट्स की वो डाइल्यूशन हमने चूज करनी है, हाईएस्ट डाइल्यूशन, जो कि 5 मिनट में ना मार सके, 5 मिनट में ग्रोथ दे, प्लस का साइन हो, लेकिन 10 मिनट में माइनस का साइन हो, मार सके, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हो। 10 मिनट्स में होगी तो डेफिनेटली 15 पे भी होगी। तो ये डाइल्यूशन फैक्टर्स, हाईएस्ट डाइल्यूशन फैक्टर्स हमने
टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की और फिनोल की इस फार्मूला में लगाने हैं, और उसके बाद फिर हमने देखना है कि ये वैल्यू कितनी आती है। अगर ये वैल्यू आती है 1, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि फिनोल। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, जैसे 1.2 आ जाती है, 1.3, 1.4, 1.1 या 2.3, 2.3, 4, 5, 6 जितनी भी आती है, 1 से ग्रेटर हो, तो ये इंडिकेट करेगा कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट फिनोल से भी ज़्यादा अच्छा है, फिनोल से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर ये वैल्यू आती है कम, जैसा कि ये थर्ड कंडीशन है, अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है, जैसे 0.9 आ जाए, 0.8 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.05 आ जाए, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो फिनोल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट फिनोल से लेस इफेक्टिव है। तो ये हमने पीसी वैल्यू निकाली है। अब अगर इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखें जो कि हमने इस टेबल में बनाई है, तो इसमें फार्मूला के मुताबिक फिनोल की ये 2 डाइल्यूशंस हैं जो कि 5 मिनट में बैक्टीरिया को नहीं मार रही, लेकिन 10 मिनट में मार रही हैं। 150 रेशो वाली डाइल्यूशन और 160 रेशो वाली डाइल्यूशन, ये 2 डाइल्यूशंस हैं जो कि किल्स बैक्टीरिया इन 10 मिनट्स बट नॉट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ग्रोथ है, 10 मिनट्स में नहीं है। इन दोनों को हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस तरह से इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि इस तरह से हम देखेंगे, सॉरी यही होता है मेरे से, इसलिए मैं इसको बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। तो ये 2 डिसइंफेक्टेंट्स, 2 डाइल्यूशन है फिनोल की, 150 और 160, जो कि 5 मिनट में नहीं मारी लेकिन 10 मिनट में मारी है। यही केस हम देखेंगे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट में कि कौन कौन सी डाइल्यूशंस हैं जो 5 मिनट में नहीं मार रही लेकिन 10 मिनट में बैक्टीरिया को किल करें। तो इसमें भी देखें तो ये 2 डाइल्यूशंस हैं 150 और 175 वाली, जो कि बैक्टीरिया को 10 मिनट में तो मार रही हैं लेकिन 5 मिनट में वो इस काबिल नहीं है कि बैक्टीरिया को मार सकें। ठीक है, अब इन दोनों डाइल्यूशंस फिनोल की देखें, फार्मूला के अंदर क्या है। फार्मूला को अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं तो उसमें वो डाइल्यूशंस तो हमें मिल गई, दैट किल्स बैक्टीरिया इन 10 मिनट्स बट नॉट इन 5 मिनट्स, लेकिन हमने इसमें से चूज करनी है हाईएस्ट डाइल्यूशन, हाईएस्ट डाइल्यूशन चूज करनी है। तो हाईएस्ट डाइल्यूशन मुझे बता सकेंगे कि आप कौन सी हैं। फिनोल की हाईएस्ट डाइल्यूशन दैट किल्स बैक्टीरिया इन 5 मिनट्स बट नॉट इन 10 मिनट्स, वो कौन सी है जी, मुझे बोल के बताएंगे। 1:50, 1:60, 1:60 और 1:170। 1:60 और 150 ये 2 रेशो हैं। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डाइल्यूशन 160 है और हाईएस्ट कंसंट्रेशन 150 है। तो फार्मूला में लिखा हुआ है एक ही डाइल्यूशन हमने चूज करनी है, वो सिर्फ मैंने आपको हाईलाइट किया है। अब जितनी भी हाईलाइटेड हैं उनमें से हमने सिर्फ एक डाइल्यूशन चूज करनी है, और क्राइटेरिया क्या है कि हाईएस्ट डाइल्यूशन हो, यानी कि लीस्ट कंसंट्रेशन हो। हाईएस्ट डाइल्यूशन हो जो कि 5 मिनट में ना मार सके लेकिन 10 मिनट में मारे। तो दोनों केसेस में हमारे पास 2-2 डाइल्यूशंस हैं जो कि 5 मिनट में नहीं मारी लेकिन 10 मिनट में मारी है, लेकिन हमने चूज एक करनी है। तो कौन सी चूज करेंगे? 1:60। एक्सीलेंट। तो हम 1:60 चूज करेंगे फिनोल के केस में, क्योंकि ये हाईएस्ट डाइल्यूशन है। नो डाउट मल्टीपल डाइल्यूशन वो काम कर रही हैं जो कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, लेकिन हाईएस्ट 160 है। इसी तरह अगर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को देखें तो इसमें हाईएस्ट डाइल्यूशन कौन सी है? इसमें जो हाईएस्ट डाइल्यूशन है एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड। तो ये दोनों डाइल्यूशन हमने चूज करनी है और इसी तरह रेशो हमने फार्मूला में मेंशन कर लेनी है। हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट 1 रेशो, ओहो हाईएस्ट कितनी है उसकी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की 175 और फिनोल की 160। तो अगर आप यहाँ पे देखें गौर से पढ़ें तो ये मैंने मिस्टेकनली गलत लिख दिया हुआ है, ऐसे ही। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको मैं क्रॉस करती हूँ, सब ऊपर हमने लिखनी है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की। तो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की जो डाइल्यूशन है हमारे पास हाईएस्ट वो 1:175 है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ 1 टेस्ट डिसइंफेक्टेंट 1 रेशो, सॉरी कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसको आपने इग्नोर करना है।
175 है, और इसको हमने डिवाइड किस चीज़ से करना है, इसको हमने डिवाइड किस चीज़ से करना है, 1:60. 1:60 से, 1:60 से, 1:60 से इसको डिवाइड करना है। अब रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, इस डिवीजन फार्मूला को अगर रीअरेंज करेंगे, डिवीजन शाबाश, इस फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे चला जाएगा। ये रीअरेंज करने के बाद आएगा, ये रीअरेंज करने के बाद आएगा। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये जैसे रेशो को लिखते हैं, जैसे मैं यही आपको करके दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको लिखूं 1 रेशो को हम लिख सकते हैं, 175 आएगा। तो हाँ सॉरी 175, वेरी गुड, 175, तो 1/60 लिख सकते हैं, और इस तरह ऊपर वालों को हम लिख सकते हैं 1/175, 1/175। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो जब इसको रीअरेंज करेंगे उसके बाद जो सिचुएशन आएगी कि ये तो लिख लिया 1/175 है ऊपर वाला, तो इसके साथ ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है 60/1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसीलिए मैंने कहा था कि फार्मूला को जब आप रीअरेंज करके देखेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन के मुताबिक आपने लिख लेना। अब 60 को 175 से डिवाइड करें जरा, 60 को 175 से 0.34, वेरी गुड। अब ये फिनोल कोफिशिएंट हमारे पास आया 0.34। तो अब ये सिचुएशन देख के बताएं कि आपका जो डिटोल है, जो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं, उसके मुताबिक डिटोल ज़्यादा इफेक्टिव है या आपका फिनोल ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये देखिए, ये उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर आपकी पीसी वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि फिनोल ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस फार्मूला के मुताबिक, इस कैलकुलेशन के मुताबिक, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के मुताबिक हमारा जो डिटोल है वो लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है फिनोल कोफिशिएंट की वो लेस देन जो है वो 1 आई है, जो कि है 0.34। और इसके मुताबिक पीसी वैल्यू का जो क्राइटेरिया दिया हो इसके मुताबिक जो फिनोल है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो है वो लेस इफेक्टिव हो गया एज कम्पेयर टू फिनोल। ऐसे ही है। यस मैम। फाइल को मैं ऐसा सेव एज कर देती हूँ और ये दोबारा से अपलोड कर दूंगी, या अगर आप चाहें तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो दोबारा से मैं इसको इसी तरह मिस्टेक्स जैसे निकालेंगे इसी तरह अपलोड भी कर दूंगी। तो ये फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट था। अगर वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है वो लेस इफेक्टिव है, और अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जी बच्चों, ये तो फ़ायदा हो गया हमें ये खोलने का। ऐसे ही है। यस मैम। जी बच्चों, कोई बात समझ ना आई हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये हम 10 मिनट्स की जगह पे 15 मिनट्स भी ले सकते हैं ना? नहीं, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ही फार्मूला के मुताबिक हैं जो ऑप्टिमाइज किया हुआ है। 15 मिनट्स अगर हम नहीं भी लगाते तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 मिनट लगाए क्यों किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वाकई 10 मिनट्स पे किलिंग हो गई थी। अब अगर 10 मिनट में ही बैक्टीरिया मर गया था तो इंटरेक्शन टाइम हम बढ़ाते भी जाएंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ तो नहीं ना आने लगी। जी। और अगर 10 मिनट्स में किल नहीं हुए तो 10 मिनट्स में किल नहीं हुए तो 15 मिनट्स में शायद किल हो जाए। तो 10 मिनट्स की किलिंग को कंफर्म करने के लिए, 10 मिनट्स में जो किलिंग हुई है उसको कंफर्म करने के लिए ये 15 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम भी लगा लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, इनोकुलम कम या ज़्यादा चला गया और 10 मिनट में ग्रोथ नहीं है और 15 मिनट में ग्रोथ आ गई है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वो ठीक बात नहीं है। या तो ये होना कि 10 मिनट में भी ग्रोथ नहीं है, 15 मिनट में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर 10 मिनट में ग्रोथ आई है 15 मिनट में नहीं आई, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट में ग्रोथ नहीं आई और 15 मिनट में आ जाए।
तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वाकई टेस्ट सही परफॉर्म हुआ है और 10 मिनट में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई थी, इसलिए 15 मिनट्स वाला लगाते हैं। अदरवाइज 15 मिनट्स का फार्मूला में कोई काम नहीं है, फार्मूला के मुताबिक 5 और 10 मिनट्स। और ज़्यादातर जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनकी जब आप बॉटल्स खरीदती हैं तो 15 मिनट्स इंटरेक्शन टाइम होता है। तो उसमें यही होता है कि टू बी ऑन सेफ साइड, कि 10 मिनट में नहीं मरा तो 15 मिनट में लाजमी मर जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ श्योरिटी करने के लिए कि 10 मिनट में वाकई किलिंग हो गई थी, तो इस वजह से लगाते हैं। अदरवाइज फार्मूला जो है, जो ऑप्टिमाइज किया हुआ, ये प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, इसमें 5 और 10 मिनट्स की जो ऑब्जर्वेशन है। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हमने इस प्रोसीजर में इंक्यूबेशन 2 बार करनी है ना। पहले वो बैक्टीरिया जब हमने ऐड किया था ब्रॉथ के अंदर, मतलब 1 ml बैक्टीरिया इन ब्रॉथ कल्चर जब फ्लास्क के अंदर डाला था, डेटॉल वाली भी, और जो हमारा दूसरा था फिनोल वाला, उसमें डाल के उसके बाद भी इंक्यूबेट किया था। उसके बाद भी मैम करना है इंट्रैक्शन टाइम हम 5 मिनट या 10 मिनट के तब नहीं करना? नो, तब 24 आवर्स के लिए। ये जो पहली इंक्यूबेशन दी है, हमने डिसइंफेक्टेंट्स डाला है, ब्रॉथ डाला है, ठीक है, और साथ में बैक्टीरिया डाल दिया। ये इंक्यूबेशन हमने रूम टेम्परेचर पे दी है और इंक्यूबेशन, और इसमें जो 5, 10 और 15 मिनट है उनको हमने इंक्यूबेशन टाइम की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किया है इंटरेक्शन टाइम। क्योंकि जब हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं रूटीन में भी, आजकल भी आप लोग घरों में वाइपर लगाने के बाद जो एक उसका वाइप लगाते हैं, वो किसी न किसी डिसइंफेक्टेंट का लगाते होंगे। आजकल कोरोना की वजह से डिसइंफेक्टेंट बहुत कॉमन हो गया है, तो वो हम रूम टेम्परेचर पे लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कमरे में एसी चला दें या फिर हम कमरे में आग जला दें कि टेम्परेचर 37 हो। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो है उसकी एफिकेसी रूम टेम्परेचर पे ही चेक करते हैं। जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं उसी पे उस डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो चेंज होती है, लेकिन हमने किस पे चेक करनी है? रूम टेम्परेचर पे, जो उस टाइम उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। इस वजह से जो हमने तब इंक्यूबेशन दी है, इसको आप इंक्यूबेशन की जगह पे जस्ट ये लिख दें कि हमने बैक्टीरिया को डिसइंफेक्टेंट को मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पे प्लेस कर देना है। और इंटरेक्शन के लिए रूम टेम्परेचर ही चाहिए, क्योंकि हमने बाद में डिसइंफेक्टेंट को रूम टेम्परेचर पे ही यूज करना है। तो वो बेसिकली इंक्यूबेशन टाइम नहीं है, वो इंटरेक्शन टाइम है कि हम डिसइंफेक्टेंट को और बैक्टीरिया को मुकाबला करवा रहे हैं। अब उस मुकाबलेबाजी में क्या होगा? या तो बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट से मर जाएगा, 5 मिनट में मर गया, 10 मिनट में मर गया, 15 मिनट में मर गया, ठीक है। मर गया तो उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, उसको हम नई ट्यूब में ट्रांसफर भी कर देंगे और उसकी ऑप्टिमल कंडीशंस देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ की ऑप्टिमल कंडीशंस है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि बैक्टीरिया के ऊपर डिसइंफेक्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, सिर्फ जिंदा रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। जब बाद में हम उसको नई जगह पर ट्रांसफर करके डिसइंफेक्टेंट की एब्सेंस में स्टीराइल ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करके इंक्यूबेटर में रखेंगे, तो तब वो ग्रो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि वो मरा ही नहीं, इसका मतलब है कि उसकी डेथ ही नहीं हुई। तो वो जो 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, जिसमें हमने रूम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को और डिसइंफेक्टेंट को रखा है, वो इंटरेक्शन टाइम और इंटरेक्शन टेम्परेचर है, जो कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और टाइम 5, 10 या 15 ये हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है, इसी टेस्ट से। लेकिन बाद में जो हम देंगे वो हमने ये चेक करना है कि बाकी बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी या नहीं। उसके लिए हम वो कंडीशन चूज करेंगे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल है। जैसे साल्मोनेला, स्टेफ और स्यूडोमोनास के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनकी ग्रोथ 24 आवर्स में आती है। तो वो क्यों चेक करना है? वो हमने उनकी प्रेजेंस की एब्सेंस को देखने के लिए, इस वजह से हमने उनको इंक्यूबेटर में, सेकंड इंक्यूबेशन में इंक्यूबेटर में प्लेस किया और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, ताकि मैक्सिमम हम बैक्टीरिया को उसकी ऑप्टिमल कंडीशन दे वो ग्रो कर सकें। लेकिन पहली जो कंडीशन है उसमें हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इंटरेक्ट करवाएंगे, यानी कि एक ही जैसी कंडीशन देके, ना वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल हो ना वो डिसइंफेक्टेंट के लिए। हमारी कंडीशन जिसमें हम उन दोनों का इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं वो देख के उन दोनों को मिक्स करें और फिर इंटरेक्शन टाइम 5, 10, 15 मिनट दें और उसके बाद इंक्यूबेशन करें। ठीक हो गया। तो पहला जो है वो इंटरेक्शन कंडीशंस है और दूसरी जो है वो इंक्यूबेशन कंडीशंस हैं फॉर बैक्टीरिया। जी वो पावर।
यस मैम। मैम वो जब हमने डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशंस बनाई थी तो हमने वहाँ पे 1:22:1 ली थी, तो वहाँ पे 225 वाली क्यों नहीं ली थी? उनके आगे अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा है तुमने नाश्ता नहीं किया हुआ। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया सवाल। जी मैम वो जो हमने डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशंस बनाई थी तो उसमें हमने था 4 वाली डाइल्यूशन जो थी उसमें हमने 1:222 वाली ली थी डोज, हालांकि पीछे हम 25 का गैप लेकर आ रहे थे। हाँ। तो यहाँ पे हम चेंज कर दिए डाइल्यूशन। नहीं, ये मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा, ये डाइल्यूशंस जो हैं, डाइल्यूशंस आपने एक पर्टिकुलर गैप के साथ बनानी है, ठीक है। वो आपने खुद से ये गैप एडजस्ट करना है, ज़रूरी नहीं कि ये बेसिकली ये जो मैंने मेथड चूज़ किया है ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है जो कि स्टैंडर्डाइज हुआ पड़ा है और उसमें डाइल्यूशन इसी रेशो के साथ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप जब पढ़ेंगे, हो सकता है आप नेट खोलें तो डिफरेंट मेथड्स हैं, तो डाइल्यूशन ये भी नहीं है। ये डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन रेशो आप चेंज कर सकते हैं। ये डाइल्यूशन आप 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 ये भी कर सकते हैं। डाइल्यूशन आप 110, 1000 और 10 फोल्ड भी बना सकते हैं, दूसरे में 2 फोल्ड भी बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसकी डाइल्यूशन रेशो ज़्यादा है और जो आपका फिनोल है उसकी डाइल्यूशन रेशो कम है। मतलब कि पहली डाइल्यूशन अगर दोनों की देखें तो फिनोल की 150 थी और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की थी, कितनी थी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की? 175। वो 1 ml 49 ml में है और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट 1 ml 174 ml में है। तो ज़्यादा डाइल्यूशन किसकी हो? टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह 150, 160, 170, 180, 190 बनाएं। ये तो ओरिजिनल प्रोसीजर है, जो शुरू में जिसने स्टैंडर्डाइज किया था उसने यही डाइल्यूशन फैक्टर चूज किए थे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इस वजह से मैंने आपको उन्हीं डाइल्यूशन के साथ सिखाया है। वो थी इसलिए मैंने 220 वाली चेंज नहीं की, वरना मैंने ये देख लिया था कि ये 220 क्यों है, ये तो 225 होना चाहिए। लेकिन उसने यही डाइल्यूशन फैक्टर चूज किया था, इसलिए मैंने इसको एज सच ही लिखा रहने दिया, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे यही डाइल्यूशन नजर आए। डाइल्यूशन रेशो आपने खुद चूज करनी है, डाइल्यूशन रेशो आपने खुद चूज करनी है, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसकी डाइल्यूशन रेशो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि हम फिनोल को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, इसके साथ हमने कंपेयर करना है। इसलिए टेस्ट डिसइंफेक्टेंट डाइल्यूट करके देखते हैं कि उस डाइल्यूशन पे भी वो फिनोल के पैरेलल है, इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है। तो ये ऐसा ही क्यों करना है, ये भी जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उसने इन्हीं कंडीशन में इसको स्टैंडर्डाइज करके ये मेथड निकाला था, ठीक हो गया। तो इस मेथड में यही डाइल्यूशन रेशो ज़रूरी नहीं है, डाइल्यूशन रेशो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो ओरिजिनल था मेथड उसमें ये वाला जो डाइल्यूशन है, ये जो चैट बॉक्स में जिसको मैंने हाईलाइट किया है 1:2:2 वाला, तो इसलिए इसको मैंने भी चेंज नहीं किया, ठीक है। ये ओरिजिनल प्रोसीजर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अदरवाइज जब हम लैब में करते तो चूंकि हमने कम वॉल्यूम में करना था तो हम इसको 2 फोल्ड या 10 फोल्ड के साथ करते, लेकिन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशन रेशो हम ज़्यादा रखते, ठीक हो गया। यस मैम, थैंक यू। वेलकम जी। बच्चों कोई और सवाल? मैं चैट बॉक्स देख लूँ, किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रेजेंटेशन का बता दें कि आप रोल साइड लेंगी। आप कौन हो पहले मुझे देखने दो। हाँ, नूर शकील। मुश्किल को तो मैंने अक्सर क्लासेस में देखा है, तो नहीं, पहले उन बच्चों की लूँगी जो रेगुलरली क्लासेस पढ़ते रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो 2 क्लासेस हैं, कोशिश वैसे मैक्सिमम यही होगी कि जो मैंने की पॉइंट्स किए हैं आपसे, आपने पूरा उसको डिस्क्राइब नहीं करना, की पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं। तो कोशिश यही होगी कि 2 क्लासेस में ही सारे बच्चों की हो जाए, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस उन बच्चों को मिलेगी जो कि रूटीन में रेगुलरली क्लासेस पढ़ते रहे हैं, ठीक है। 45-48 स्टूडेंट्स जो रूटीन में क्लासेस पढ़ते हैं, पहले वो बच्चे देंगे, उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। वो चाहे ये 2 क्लासेस नहीं हो जाए, चाहे 3 क्लासेस करनी पड़े। अगर थर्ड क्लास रखी तो पहली 2 क्लासेस में जी बच्चों, तो थर्ड क्लास मैम मॉर्निंग इवनिंग की मिक्स लेंगी आप? हाँ, वो जाहिर है वो बच्चे मॉर्निंग इवनिंग, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो जो बच्चे थे, जितने भी थे मॉर्निंग इवनिंग मिक्स ही थे ना, तो उनको पहले मौका मिलेगा। तो वो सीक्वेंस वाइज जिसका नाम पहले आएगा
तो उसको मैं कहूँगी कि अपनी वो इस तरह स्क्रीन शेयर करे, 3 पॉइंट्स बताएगा, या हो सकता है कि मैं खुद ही एक आध क्वेश्चन पूछूं और उसके बाद अगले की बारी आ जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस में सारे बच्चों का हो जाए। तो लेकिन पहले उन्हीं को मौका मिलेगा जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है मैम। जी जी बच्चों, कोई और सवाल के बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो? मैम हम डाइल्यूशंस इन स्टैंडर्ड के करीब करीब ही लेंगे ना, अगर हम ज़्यादा कम लिया तो हमारे रिजल्ट पे फर्क तो पड़ सकता है। फिर दोनों सूरतों में हम चेंज करेंगे ना, अगर 10 फोल्ड उसमें भी बना रहे हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक ही, बिल्कुल डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही चूज करेंगे, ज़्यादा बना लें या कम बना लें ये हमारे ऊपर है। अगर हम 10 टाइम्स स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहे हैं ना ओरिजिनल प्रोटोकॉल से, तो फिर वो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के भी 10 टाइम्स ज़्यादा ही बनाएंगे। अगर 1:50 थी और हमने 1:100 बनाई है पहली डाइल्यूशन, तो उधर भी हम डबल करेंगे, 1:75 की बजाय 1:300 करेंगे। तो एक ही जैसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न में हम करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड से ये जो Yes, ओरिजिनल ma'am. प्रोसीजर है, इससे एक ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हम पैटर्न चूज करेंगे वो दोनों के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए और फिनोल के लिए कांस्टेंट रखेंगे, ठीक हो गया। यस मैम। जी बच्चों, कोई और सवाल, कोई कंफ्यूजन? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा कोर्स था, गुड, कम सा। तो कोर्स का एंड हो गया है, तमाम प्रैक्टिकल 16 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप के जिन बच्चों ने क्लासेस पढ़ी हैं, सवाल पूछे हैं, वो अगर लैब में इनको चीज़ें दे दी जाएँ तो किसी न किसी हद तक, नॉट 100%, किसी न किसी हद तक इंडिपेंडेंटली परफॉर्म भी कर सकेंगे, तो मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटी ने रूल बनाया था उसके मुताबिक हमने अपना कोर्स पूरा कर लिया। अब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक जो वो आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, उसके बाद आपका जो है वो रिटर्न पेपर होगा 10 मार्क्स का, जैसे आपने थ्योरी का दिया है। तो पेपर कोशिश करूँगी कि, वैसे मेरा पेपर आसान ही होता है, आसान ही होता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देने, इनडायरेक्ट क्वेश्चन देने। तो फिर भी अगर आपको ड्यूरिंग पेपर कोई मसला हो तो मैं थ्रू आउट द पेपर टाइमिंग जो है वो ऑनलाइन रहूँगी। तो आपको कोई भी मसला हो, आप या तो ग्रुप में या इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके, मुझे कॉल करके फ़ौरन से पहले बताएंगे। खुद ही अपनी एजम्पशंस के मुताबिक सोच के कि चलो ऐसा होगा, कन्फ्यूजन भी है लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा, उसको हल नहीं करने में। कहीं भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे मैसेज करके पूछ लेना है। जब तक वो आपके 5 आवर्स का पेपर रहेगा, तो उस दौरान पहले आप थ्योरी का करेंगे, फिर प्रैक्टिकल का करेंगे, आपको 2 आवर्स प्रैक्टिकल के मिलेंगे उसमें। तो उन 5 आवर्स के दौरान मैं ऑनलाइन रहूँगी और आपने हर स्टेप पे जहाँ भी कन्फ्यूजन आपने मेरे से पूछना है, और फिर अगर पेपर सबमिट करने में कोई इशू आ रहा है तो तब भी आपने मेरे से डिस्कस करना है, ठीक हो गया। तो यस मैम। ठीक होगा, 10 मार्क्स का होगा। कोशिश करूँगी कि आसान बनाऊँ, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें आदत भी नहीं है बनाने की और आपको देने की भी नहीं है, क्योंकि हमारे ओपन बुक एग्ज़ाम कभी हुए नहीं हैं, स्टार्ट है अभी, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही समझ ना आए, तो वो आप कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। क्यों रखते हैं, यस ताकि मैम। ये देखने के लिए ये क्वेश्चन आया है कि क्यों ज़्यादा रखते हैं। इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि उसकी एफिकेसी का पता तो चले। अगर वो फिनोल से, फिनोल एक स्टैंडर्ड मानते हैं ना, अगर वो इतना ही इफेक्टिव है तो हमें ज़्यादा डाइल्यूशन पे भी ज़रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 या 10 मिनट में मार के दिखाए, इस वजह से उसकी डाइल्यूशन रेशो ज़्यादा रखते हैं। अगर वो ज़्यादा डाइल्यूशन रेशो के साथ भी उसकी पीसी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब है कि वो तो बहुत ही अच्छा है कि उसकी हमने डाइल्यूशन भी ज़्यादा की थी, मतलब कि उसको हमने वीक कर दिया था और इस वीकनेस के बावजूद भी उसने अपना काम किया है। तो ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये वाकई इफेक्टिव है, ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये वाकई इफेक्टिव है, ठीक हो गया। तो इस वजह से उसकी डाइल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, जिसमें साइंटिस्ट ने ये डिवाइड किया था, उसने ज़्यादा रखी थी कि ज़्यादा डाइल्यूशन के बावजूद भी अगर उसकी किलिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो वाकई वो इफेक्टिव है जी। रुबाब, ठीक हो गया जी बच्चों। मैम डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन एक ही चीज़ है? हाँ, ये दोनों स्टरलाइजेशन टेक्निक्स ही हैं, और जब हमने स्टरलाइजेशन का लेक्चर डिस्कस किया था
जो हमारी पहली ऑनलाइन क्लास थी, वैसे 3rd क्लास थी, तो उसमें हमने डिफरेंस पढ़े थे। बेसिकली ये सारी की सारी स्टरलाइजेशन ही है। स्टरलाइजेशन क्या है? किलिंग और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टरलाइजेशन जब हम लिविंग सरफेस के ऊपर से जब करते हैं और लोकलाइज्ड एरिया होता है, ये मैंने आपको 2-3 बताई थी कि डिसइंफेक्टेंट्स स्टरलाइजेशन की वो टाइप है ये स्टरलाइजेशन एक ही चीज़ है। डिसइंफेक्टेंट क्या है? जब हम इनर्ट सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टरलाइजेशन करें, ठीक है। सरफेसेस हो गई हैं, मोबाइल हो गया है, चश्मा हो गया है, तो वो सरफेसेस जो हैं उनके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, यानी कि स्टरलाइजेशन करें, वो डिसइंफेक्शन है। लेकिन जब हम लिविंग टिश्यू के ऊपर से करें और एरिया जो है वो लोकलाइज्ड हो, यानी एक एरिया मुख्तस कर लें, और लिविंग टिश्यू हो, यानी कि हमारे हाथ ही हों, और या इंजेक्शन लगाते हुए, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इंजेक्शन लगाते हुए वो थोड़ा सा एरिया जहाँ पे इंजेक्ट करनी होती है नीडल, वहाँ से इथाइल अल्कोहल से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टरलाइजेशन करते हैं उसको डीजर्मिंग बोलते हैं। ये स्टरलाइजेशन है, लेकिन डीजर्मिंग है क्योंकि लिविंग टिश्यू है और लोकलाइज्ड एरिया है। लेकिन एक तरह की स्टरलाइजेशन ये भी है कि उसमें कंप्लीटली रिमूव तो नहीं होते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बर्डन है वो लेस हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बर्डन है किसी भी सरफेस के ऊपर से वो लेस हो जाता है। वो सरफेस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में वो जो स्टरलाइजेशन की टाइप है उसको हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। सैनिटाइजेशन, जैसे आप इथाइल अल्कोहल हाथों को लगाते हैं या सैनिटाइजर हाथों को लगाते हैं, तो आपके जो हाथ हैं बिल्कुल भी फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, क्योंकि वो मुसलसल एयर में हैं और वो रीगेन करते रहते हैं फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा रीगेन होता रहता है। तो वो 100% रिमूवल नहीं होती, 99.99% रिमूवल नहीं होती, वो बर्डन कम हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये सैनिटाइजेशन है। इस तरह से जब आप हाथ धोते हैं तब भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वॉश करके उनका बर्डन कम कर रहे होते हैं। 99.99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ से रिमूव नहीं होते, तो ये सैनिटाइजेशन है। बेसिकली ये सारी की सारी स्टरलाइजेशन की टाइप्स हैं, और लेकिन हर सिनेरियो के लिहाज से इनको डिफरेंट नाम दे दिया है। ठीक हो गया, तो ये है सैनिटाइजेशन, डीजर्मिंग है, डिसइंफेक्शन है, ये सारी की सारी जो है वो स्टरलाइजेशन है। एंटी सेप्सिस का भी मैंने आपको बताया था। एंटी सेप्सिस लिविंग टिश्यू के ऊपर से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं वो एंटी सेप्सिस है, और लिविंग टिश्यू अगर थोड़ा हो तो वो डीजर्मिंग है। ठीक है जी, ये 3rd वाला लेक्चर जब आप दोबारा से पढ़ेंगे ना पेपर्स के लिए, उसमें भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, शायद मैंने नोट्स में लिखी भी हुई है। अच्छा, ठीक हो गया, गुड जी बच्चों। तो अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम क्लास फाइंड अप करते हैं। तो आज थोड़े ज़्यादा बच्चे थे, पिछली 2 क्लासेस से ज़्यादा आए हैं, बड़ा अच्छा लगे। और प्लीज़ असाइनमेंट प्रैक्टिकल, ये जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दें कि हमारे जो प्रैक्टिकल हैं उस टीचर का नाम जो है वो डॉक्टर सबा सन्ना है, और प्रैक्टिकल का अलहदा है और थ्योरी का अलहदा है। ठीक है, तो 1-2 बच्चे वो कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, या फिर शायद भेजते समय, क्योंकि वो पढ़े ना तो फिर पता नहीं चलता कि मैडम फ्री है और डॉक्टर सबा शायद है। अब इनमें से उनको पता भी नहीं होगा थ्योरी कौन पढ़ाता है, ये प्रैक्टिकल कौन है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी क्लासेस नहीं पढ़ी, अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी, तो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट थोड़ा केयरफुली देख के उसको प्रैक्टिकल में सेंड किया करें। तो जिन बच्चों से मैंने कहा था उन्होंने मुझे भेज दी है, और जिन बच्चों ने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं भेजी उनके पास ये अगले वीक की पहली क्लास तक का टाइम है, क्योंकि असाइनमेंट्स मैं देख के खोल के पढ़ूंगी फिर ही मार्क्स लगाऊंगी। 5 नंबर भी तो देने हैं ना आपको, तो वो जिन बच्चों ने काम किया उन्हीं को मिलेंगे। तो काइंडली उसको सेंड कर दे, क्योंकि मैं नंबर देना चाहती हूँ। तो ये 10 नंबर ही हैं, 5 अभी आपके हाथ में प्रेजेंटेशन के और 5 ये असाइनमेंट्स के, जो आप इजीली रीगेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बाकी 10 नंबर तो पेपर के हैं ना, वो क्वेश्चन में जैसा लिखेंगे वैसे ही। तो इसलिए असाइनमेंट्स जिन बच्चों ने नहीं बनाई उनको मैसेज कन्वे करें कि वो शुरू से लेके एंड तक, अभी तक की क्लास तक जो मैं असाइनमेंट्स देती आ रही हूँ वो करके, चाहे एक ही पेज पे करके, GR या CR के थ्रू, या फिर डायरेक्टली ही, अगर उनको तंग नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो डायरेक्टली ही मेरे तक सेंड कर दें। मेरी मेल में तमाम की तमाम पड़ी हैं और मैंने लिस्ट बना ली है, उसमें मार्क्स ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।